यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा टीवी से मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर एजाज़ रसूल नूर का। आज हम डिस्कस करेंगे फूड सिक्योरिटी का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर किस तरह ये असरानंदाज होती है, महफूज खुराक क्या है, इसका इंसानी सेहत पे क्या असरात हैं। और आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में डॉक्टर आयशा फवाद, जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर पे। तो मैडम का एक वसी तजर्बा है, इस हवाले से आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं और बड़ों की खुराक पे भी खासी आपकी गिरफ्त है। तो मैडम आपसे हम ये पूछेंगे कि क्या हमारा पाकिस्तान फूड सिक्योर मुल्क है? सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फूड सिक्योरिटी के हवाले से अगर पाकिस्तान को देखें तो बेसिकली इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और हमारे बहुत सारे, क्योंकि मैं बेसिकली तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, और अगर उस हवाले से मैं बात करूँ तो हमारे बहुत सारे बच्चे 30 to 40% जो हैं वो डेफिशिएंट हैं जी। और इस टर्मिनोलॉजी को मेडिकल में कहा जाता है मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि या तो बच्चों को ओवरऑल जो है वो अच्छी फूड नहीं मिल रही, या उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स या कुछ जो चीज़ें हैं उनको प्रॉपर तरीके से जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी ग्रोथ के लिए या उनकी डेवलपमेंट के लिए उनको चाहिए, वो उस तरह से नहीं मिल रही। तो उसमें बेसिकली एक बैलेंस्ड डाइट जो हम लोग चाह रहे होते हैं कि वो बच्चों को मिले, जो साफ़ सुथरी भी हो और वो कल को जो है वो एक हेल्दी एडोलेसेंट्स और हेल्दी एडल्ट्स में कन्वर्ट हों, तो ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आपने सही फरमाया कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी जो खुराक पैदा की जा रही है उसमें चूँकि फ़्रेश वाटर की काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से हमें आलूदा पानी हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं एज ए सप्लीमेंटल इरिगेशन के तौर पे। अब उस आलूदा पानी से पैदा होने वाली सब्ज़ियाँ, ख़ास तौर पे जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं जिनके हम तने खाते हैं, पालक है, धनिया है या इस तरह की खुराक है, वो बहुत सारी डिजीज़ को, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, आपका थ्रोट अरेस्ट है या इस तरह की और बहुत सारी बीमारियां जिनके ऊपर आप बात करें कि इसके क्या क्या नुकसानात पहुंच रहे हैं। चूँकि ये मैसेज जाएगा एक तरफ जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी मैसेज जाएगा कि वो ये चीज़ें ना इस्तेमाल करें जो आलूदा पानी से पैदा हो रही हैं, दूसरी तरफ उन किसानों को भी ये मैसेज जाएगा कि वो इंसानी सेहत के साथ खेल रहे हैं जी। सर उसमें देखें, एक तो वाटर डेफिशिएंट कंट्री नहीं है हमारी। हमने तो बचपन से यही पढ़ते हैं ना कि पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है वो दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, लेकिन उसमें जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हम प्रॉपर उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाए कि साफ़ पानी हर वक्त जो है वो जो हमारा फार्मर है उसको उस तरह से मिले और वो प्रॉपर जो है वो अपनी जो है। इसके अलावा हम फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर रहे हैं जी। और फर्टिलाइज़र्स के यूज़ के बाद भी वो चीज़ जो है हम अपने बच्चों को या अपनी जो कम्युनिटी है या हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम नहीं दे पाते। या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है, बहुत सारी पेस्टिसाइड्स का वो एडिशनल एक चीज़ है। फर्टिलाइज़र्स अलग हैं, फिर साफ़ पानी जो है शुरू तो हम वहीं से करते हैं, तो वो चीज़ हम उनको नहीं दे पा रहे। तो एक तो लोगों को मिलती नहीं है, और अगर मिलती है तो वो उस क्वालिटी की होती है कि जो एक आइडियल जो है फूड नहीं है। और ये एक बेसिक राइट है किसी भी बच्चे का या किसी भी शख्स का कि उसको प्रॉपर जो है वो फूड मिले। तो डेफिनेटली उससे बहुत सारी डिजीज़ हैं जो आ रही हैं, जो आप ये कह लें कि फूड बॉर्न डिजीज़ भी हैं जी। और वाटर बॉर्न डिजीज़ भी हैं, और फिर उसके साथ सीजनल जो हैं, जैसे अभी एक सीज़न आ रहा है, अब ये बरसात का सीज़न आ रहा है तो उसमें बहुत सारी हम देखते हैं कि बहुत सारी आउटब्रेक्स हैं। एज अ डॉक्टर हम देखते हैं कि वो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं वो स्पेशली गैस्ट्रोएंटेराइटिस के और हेपेटाइटिस ए जिसे पीला यरकान कहा जाता है, इसके अलावा पोलियो से अभी तक हम अपने मुल्क को फ्री नहीं कर पाए। तो उसका भी यही रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, फीको ओरल। इसके अलावा टाइफाइड की वबा फैलती है, फिर मलेरिया है, डेंगू है। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं आप ये कह लें कि हम इसी से नहीं निकल पाते जी। कि हम उससे आगे अपने जो हेल्थ सिस्टम है और उससे आगे हम जो है वो चीज़ों को देखें।
और 2 से 3 दफ़ा अगर एक बच्चा आपका साल में बीमार हो जाता है जी जी, तो आप उसको वो ग्रोथ डेवलपमेंट और वो चीज़ आप उसको दे ही नहीं पाते, वो बच्चे उसी से नहीं निकल पाते। बच्चे के साथ साथ वालिदैन इकोनॉमिकली मैडम जी, जो मैं- इस वक्त हाँ इशू जी, है हाँ कि वो जी। इकोनॉमिकली इतने डाउन हो जाते हैं जी कि वो बच्चों को वो हेल्दी फूड जो उसका बेसिक राइट है जी हर पैदा होने वाले बच्चे का कि उसको दूध चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, बिल्कुल उसको साफ सुथरी फिज़ा चाहिए। अनलकीली ये सारी चीज़ें फूड सिक्योरिटी के साथ इंटीग्रेटेड हैं। जी तो आप एक डॉक्टर हैं, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आजकल आपके पास बच्चों में जो मसाइल आ रहे हैं, आपके पास बच्चे जो ज़्यादा तादाद में बीमारियों का शिकार होके आते हैं, जी वो कौन सी बीमारियां हैं और आप उसके लिए क्या तजवीज़ फरमाएंगे ताकि इस प्लेटफॉर्म से लोगों को एक अवेयरनेस हो? जी उसमें सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स आते हैं वो हैं इन्फेक्शंस के, और वो डिजीज़ यूजुअली जो हैं वो कंटेजियस होती हैं, एक से दूसरे को मुंतकिल हो सकती हैं। और मैंने आपको जैसे अभी बताया कि अभी हम लोग जब इधर DHQ में इससे पहले मैं काम करती थी तो हमें पता होता था कि सर्दियों में निमोनिया के पेशेंट्स आने हैं और जी, जी। गर्मियों में गैस्ट्रो के पेशेंट्स आने हैं। ये एक सेट पैटर्न है। हम उसमें से जितने भी लोगों को बताएं, जितना भी गाइड करें, एक तो हमारी जो फैमिलीज़ हैं, लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनको चीज़ों का पता नहीं है कि आपने किस तरह से चीज़ों को कंज्यूम करना है। जी, तो उसमें यही जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं वो इंश्योर नहीं होती हैं। और आई थिंक पेरेंट्स जो है जिनके 6-6 7-7 बच्चे हैं और उनको इतने उनके पास वसाइल नहीं है तो जी। वो चीज़ बच्चों को दे भी नहीं पाते, वो हाइजीनिक मेजर्स भी। और हमें बताया गया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, जी, तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। या ऑफ कोर्स। और क्योंकि अगर आप एक हेल्दी कम्युनिटी नहीं है तो वो जाहिर है कि वो लोग अच्छी तरह से इबादत भी नहीं कर सकेंगे, वो अच्छी तरह से अपने मुल्क की डेवलपमेंट में उसकी जो आप कह लें कि उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है वो जी। चीज़ वो नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास गैस्ट्रोएंटाइटिस के पेशेंट्स आते हैं, टाइफाइड के पेशेंट्स आते हैं, मलेरिया के पेशेंट्स आते हैं, डेंगू के पेशेंट्स आते हैं, हेपेटाइटिस ए के पेशेंट्स आते हैं। ये तो मैंने आपको इन्फेक्शंस की कैटेगरी बता जी, दी है, और जाहिर है कि इसके अलावा भी हैं, जी, लेकिन 80 to 90% हम इन्फेक्शंस जो हैं, जो कि एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जो कंट्रोलेबल है, जिसको हम उन चीज़ों को कम कर सकते हैं। मैं ये इसी तरफ ही आ रहा हूँ कि इनका कंट्रोल देखें। हमारा सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो टीवी है ना, बेसिकली हमारा काम है लोगों को एक अवेयरनेस देना, जी एक ऐसी कैंपेन चलाना ताकि पढ़े लिखे लोगों से लोगों को एक अवेयरनेस जाए, वो ये समझें कि ये जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने कुछ चीज़ बेचनी नहीं है, ये किसी के नुमाइंदे नहीं हैं, ये हमें जो बात बता रहे हैं ये हमारे फ़ायदे की बात है। तो आपसे मैं यही क्वेश्चन मेरा होगा कि वालिदैन क्या वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि जो मौसम बरसात शुरू हो रहा है, सैलाब की सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, बारिशों का सीज़न आ रहा है, हबस से बेतहाशा हबस है, गर्मी है, तो इसमें ज़ाहिर खुराक भी उस तरीके से बाहम नहीं पहुंचाई जा रही, खुराक की प्रिजर्वेशन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, फूड की प्रोविजन में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो आप एज ए डॉक्टर सारी चीज़ों को किस तरीके से आवाम को बेहतरी के लिए ये क्या फरमाएंगे, ये प्लीज़? देखिए, उसमें अगर टू कट द स्टोरी शॉर्ट, एक तो हैंड्स वॉश करें और बार बार बिल्कुल करें। सही है। सेकेंडली, फूड इनटेक आपके अपने इख्तियार में है कि आप खुद क्या खा रहे हैं या आपके बच्चे जो हैं आप उनको क्या दे रहे हैं। वो क्वालिटी या पीछे से वो जिस तरह से भी आ रही है, आप उसको साफ़ सुथरा डाइट जो है और प्रॉपरली कुक्ड फूड तो दे सकते हैं ना बच्चों को। जी जी। तो उसमें ये है कि फ्रीक्वेंट उसमें हैंड वॉशिंग है, उसमें प्रॉपरली कुक्ड फूड है, उसमें जो ओवरऑल बच्चों की हाइजीनिक कंडीशंस हैं, उनके टीथ अच्छी तरह से ब्रश होने चाहिए, डेली बेसिस पे होने चाहिए, फिर उनकी जो बाथिंग है, फिर उनकी नेल्स की कटिंग है। ये वो चीज़ें जिस पे यूजुअली जो है वो जो माएँ हैं वो भी बिजी होती हैं और वो इस तरह से नहीं कर पाती। फिर इसके अलावा फिर आपके घर की सफाई आप घर से सारी शुरू करते हैं। जी जी। और फिर जो कम्युनिटी है वहाँ पे सफाई होनी चाहिए। अब आपको पता है कि मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस जो हैं, आपको भी पता है कि वो ऐसी जगह होती हैं कि जो साफ़ नहीं होती। जी जी, पानी खड़ा रहता है। हमारे कूलर हैं आजकल इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी। एयर कूलर, पानी उसमें एक दफ़ा डाला है तो हमने पर गर्मियों के बाद ही चेंज करना है, तो वो मार्शी प्लेसेस पे मॉस्किटो तो ज़ाहिर होंगे। और फिर वही उससे आगे कैटेगरी है फिर ये जो डेंगू का जो आउटब्रेक आ जाता है। तो ये हाइजीन
एक चीज़ है। फिर अच्छी डाइट है, और उसमें अगर हम स्टार्ट करें तो देखिए सबसे पहले तो मदर फीडिंग से उसको स्टार्ट करना चाहिए ना। जो मदर फेड जो बच्चे होते हैं वो कम इन्फेक्शंस का शिकार होते हैं। फिर उसके बाद उनकी बैलेंस डाइट है जो कॉम्प्लीमेंट्री आप उनको फीड दे रहे हैं जी, वहाँ से स्टार्ट करके उनकी फूड्स में प्रोटीन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, वाइटामिन्स भी हों, मिनरल्स भी हों जी, और उनकी जो आपका क्योंकि फूड सिक्योरिटी के हवाले से है तो मैं उसमें बार बार ये बताऊंगी कि अगर एक बैलेंस डाइट एक बच्चा लेता है जी, जी, तो बहुत कम चांस होगा कि वो बीमार होगा। सही। ठीक है, जर्म्स हैं हमारे इर्द गिर्द, लेकिन वो क्योंकि इम्यून होगा, उसका जो इम्यूनिटी लेवल है वो अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, तो वो कम बीमार होगा। इसके अलावा फिर वैक्सीन्स हैं जो डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो हम कर सकते हैं, और उसमें हमारा जो EPI का स्केड्यूल है उसमें एक बच्चों को हम शुरू कर देते हैं, मतलब बर्थ से ही, और ऑनवर्ड्स जो है प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन में एक बहुत जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो वैक्सीनेशन का भी है, तो बच्चों को ज़रूर आप हिफाजती टीके लगवाएं। फिर उसके बाद जो ये सारी मेजर्स आई थिंक आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप इसको ये जो बल्क है उसको कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मेरा एक क्वेश्चन जो अक्सर देहातों में हम जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है, एक होते हैं आउट ऑफ सीज़न फ्रूट्स, आउट ऑफ सीज़न सब्जियात, एक होती हैं सीज़न के अंदर भरपूर किस्म की चीज़ें आती हैं। आप चूँकि डॉक्टर हैं तो ये हमारे नाजरीन के लिए ये फरमाएं कि जब सीज़न के अंदर वो चीज़ें फरावानी से होती हैं तो सस्ती भी होती हैं, उनकी क्वालिटी भी बेहतर होती है, उनका वक्त भी होता है, क्या उस दौरान आप ज़्यादा बेहतर अंदाज से उन चीज़ों को, अगर जैसे आपने पहले फरमाया कुकिंग करके एक हेल्दी खुराक खा सकती हैं, या महंगे दामों आउट ऑफ सीज़न चीज़ों को लोग प्रेफर करते हैं, तो उसमें आपका क्या तजर्बा है कि वो लोग क्या ज़्यादा बीमारियों के शिकार होते हैं या कम होते हैं? देखिए, आउट ऑफ सीज़न हमने शुरू क्यों किया? क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन है, हमारी डिमांड जो है वो ज़्यादा है। तो अब आप ख़ुद देखते हैं कि वो वेजिटेबल्स जो हम पहले सर्दियों में देखते थे वो हमें गर्मियों में भी मिल रही हैं, या इवन जो गर्मियों वाली थी वो हमें सर्दियों में मिल रही हैं। तो रीज़न तो उसकी वो ये है कि क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा है तो उसके लिए प्रोडक्शन जो है उसको ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन इट्स ऑलवेज़ बेटर कि जो उस सीज़न की जो बल्क में चीज़ आपको अवेलेबल है आप उसको लें, इट्स ऑलवेज़ बेटर। और अगर वो फ्रेश है तो वो जाहिर है कि बेटर है कि जो आपने जो प्रिजर्वेटिव है या प्रिजर्वेटिव्स हैं जिसमें, या जो स्टोर्ड है या रेफ्रिजरेटेड है, तो उससे जो है वो हमेशा बेटर है। सो आई थिंक कि जो आपका जो सीजनल फ्रूट है, सीजनल वेजिटेबल है, उसको आपको कंज्यूम करना चाहिए। मैडम आजकल सख्त गर्मी है और हमारा चूँकि ज़्यादातर पॉपुलेशन देहातों में रहती है, उनका एक कॉन्सेप्ट है कि जी इस दौरान जो है हमें शरबत ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि हमारे डायबिटिक्स जो हैं पेशेंट्स, वो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये एक कौमी अलमिया बनता जा रहा है डायबिटीज़। तो आप इस हवाले से क्या सजेस्ट करेंगी कि गर्मी का तोड़ क्या सिर्फ शरबत ही हैं, या इसमें हम अपना कोई लस्सी या इसको नमक डाल के या इसको वैसे पानी को, या किस तरीके से लोग जो गर्मी का तोड़ भी कर लें और जो एक हिफाजती खुराक के तौर पे भी हो और बीमारियों से भी बचा रहे? हमारा जो अब हमारी कंट्री है ना, तो इसमें गर्मी का सीज़न वाकई बहुत शदीद होता है। जी जी। और हाइड्रेशन जो है, जो प्रॉपर एक अच्छी मिकदार में जो पानी का इंटेक है या जो फ्लूइड्स हैं वो तो बहुत ज़रूरी हैं। जी जी। अब जो स्वेटिंग हो रही है गर्मियों में लोगों को, तो उसमें स्वेटिंग में जो है उसके बाद अब डेफिशिएंट होते हैं बहुत सारे मिनरल्स में भी जी। और अब वाकई में डेफिशिएंट होते हैं ये जो शुगरी ड्रिंक्स की तरफ जो है इंसान का दिल चाह रहा होता है कि मैं वो लूँ। अब जो आपने लस्सी की बात की, आपने इसकी स्कंजबीन है उसकी बात की है। हम प्रॉपर एडवाइस करते हैं बच्चों को कि अगर उनको ORS अवेलेबल नहीं है, जो हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है, तो आप लस्सी में नमक डाल के या उसमें चीनी डाल के वो आप यूज़ करवा सकते हैं। फिर उसके बाद स्कंजबीन है वो यूज़ करवा सकते हैं। ये सारे के सारे बेसिकली बॉडी को हाइड्रेशन देने के लिए, क्योंकि जो हमारा लॉस हो रहा है वो सिर्फ पानी नहीं है, तो हमें सिर्फ पानी नहीं चाहिए।
तो बॉडी, क्योंकि बॉडी की डिमांड होती है तो लोग वाकई उस साइड पे जाते हैं, तो वो क्योंकि वो चाह रही होती है, बॉडी खुद चाह रही होती है कि आप उसको जो है ये इंग्रेडिएंट्स उसमें मिसिंग है, ये चीज़ें मिसिंग है, तो आप उसको दें जी। तो ये बिल्कुल लेने चाहिए। आपने शुगर पेशेंट्स की बात की, तो ठीक है, शुगर पेशेंट्स शुगरी ड्रिंक्स ना लें, कम लें, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। बेसिकली उसका शुगर इंटेक से ताल्लुक़ है, लेकिन उसके साथ साथ उसका फ़ैट इंटेक से ताल्लुक़ है। जो लोग फ़ैट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें चांस होता है कि वो डायबिटीज़ की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक मैडम जेनेटिक फैक्टर भी तो है। जी है, कि जिनके पेरेंट्स को है, ये एक बहुत एक टची सा मामला है। और मुझे अक्सर मेरे स्टूडेंट्स भी और हमारे देहातों के लोग भी, दोस्त अहबाब भी ये बात पूछते रहते हैं कि जब भी आपके पास कोई मेडिकल डॉक्टर हैं तो ज़रूर पूछिएगा, वालिदैन को शुगर है, दादा दादी को शुगर थी, और वो ज़माना था उन्होंने चेक ही नहीं करवाई, अल्लाह ताला के हाज़िर हो गए। अब ज़माना बेहतर आया, लोगों ने चेकअप शुरू कराया, पता चला फैमिली के अंदर ये हिस्ट्री मौजूद है। अब आने वाले बच्चे जो हैं वो गर्मी की हिद्दत की वजह से या शौक़ की वजह से, या हमारे, मेरा अगला क्वेश्चन इसके साथ ही मिक्स हो जाएगा कि हमारे जो जंक फूड्स हैं आजकल जो हमारे यूथ का एक बहुत बड़ा पसंदीदा है, उसका हमारी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, और ये डायबिटिक पेशेंट ये क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, डायबिटीज़ दो तरह की है जी। देयर इज़ टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। आप जो जेनेटिक फैक्टर जिसमें बता रहे हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो यूजुअली यंग एज में होती है, उसका बहुत ज़्यादा कोई डाइट से लिंक नहीं है। हम जो अपने लाइफस्टाइल की बात करते हैं ना, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ से रिलेटेड है जी, कि एक सेडेंटरी सा लाइफस्टाइल है, अपने चलना फिरना नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई और काम नहीं करना, जंक फूड्स आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, फैट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, और मे बी उसके साथ स्ट्रेस का एलिमेंट भी है। स्ट्रेस का एलिमेंट तो आई थिंक हर डिजीज़ में ही है, और तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ की हम बात करते हैं, जो हम आजकल पेशेंट ज़्यादा देख रहे हैं। जेनेटिक इन्फ्लुएंस जो है, जो ज़्यादातर वो टाइप 1 डायबिटीज़ में है। वो अर्ली एज में हो जाती है जिसको होने जो इंसुलिन डिपेंडेंट जिसे हम कहते हैं, उसमें इंसुलिन लगाई जाती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें यूजुअली हम लोग ओरल मेडिसिन देते हैं। सही। तो अब जो जंक फूड की आप बात करें ना, तो जंक फूड, जंक फूड क्या है, जो हम लोग चाह रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी कुक होके जल्दी जल्दी हमें मिल जाए। आजकल के बच्चों को जल्दी भी बहुत होती है, टाइम भी नहीं होता उनके पास, तो वो जो फास्ट फूड या जंक फूड, तो वो उस तरह से कुक तो नहीं हो सकती। फिर उसमें जो चीज़ें हैं, जो उसकी मतलब उसकी कुकिंग में उस चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, वो भी ऐसी नहीं है कि उनको आप हर वक्त कंज्यूम करें। लेकिन हम आजकल के बच्चों को मना नहीं कर सकते, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसको कम कर दें, हफ्ते में एक आधी दफा ले ले, वंस अ वीक कर ले, लेकिन उसको आप ऑन द डेली बेसिस बच्चे जो है वो यूज़ ना करें, क्योंकि उससे मैंने देखा है उससे ये सारी डिजीजेस, सिर्फ डायबिटीज नहीं है, उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं। अब हम इतनी यंग एज में देखते हैं कि जी 40s में लोगों की डेथ हो रही है, एकदम से हार्ट अटैक हो गया, एकदम से, और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। सो बिल्कुल ये इससे रिलेटेड है। हमारा लाइफस्टाइल और हमारे बच्चों का डिफरेंट है, हमारे दादा दादी का हमसे डिफरेंट था। वो हार्ड वर्कर थे, लंबे सफ़र पैदल करते थे, हाँ जी, ज़्यादा काम करते थे, खेतों में देहातों में लोगों का ये एक आम फैशन था। वैसे मैडम मैंने दुनिया में देखा है कि लोग ज़्यादा चलते हैं, चाइना में, बीजिंग में देखा, इटली में देखा, यूके में देखा, कि हमारे यहाँ ये एक स्टेटस सिंबल भी शायद बन गया है कि लोग गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। साइकिल रेयरली कहीं देखा जाता है, लोग उसको शायद वो एक और निगाह से देखते हैं, जिसकी वजह से साइकिल चलाने वाला साइकिलिंग कम करता है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं, बल्कि हो रहे हैं लोग, और वो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा मैडम, एक और इस वक्त जो बढ़ता हुआ रुझान है, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँगा, कि मनशियात का इस्तेमाल है जी। ये भी नौजवान नस्ल में एक इसका जो डाटा हमारे सामने आ रहा है, वो कोई इतना उसको मैं अच्छा डाटा नहीं कह सकता कि ये क्यों। किसी ज़माने में लोग फिल्मों से मुतासर होकर सिगरेट पीना शुरू कर देते थे, अब वो शायद वो वाला उससे कहीं बात आगे बढ़ गई है, सोशल मीडिया आ गया है। तो क्या ये इसमें मीडिया का किरदार ज़्यादा है, या इसमें पेरेंट्स का किरदार ज़्यादा है, उसकी फैमिली का किरदार ज़्यादा है, मुआशरे का है? क्यों लोग इधर इस तरफ राग़िब होते हैं, और उसका सेहत पे क्या असरात होते हैं? इन सब चीज़ों का रोल है उसमें। पेरेंट्स तो खैर कभी भी नहीं कहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो लें। नहीं, अगर पेरेंट खुद स्मोकर है, खुद स्मोकर है, तो वो तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा चांस है इस चीज़ का कि उनके बच्चे जो हैं वो
फ्यूचर में वो स्मोकर बनेंगे। जी स्ट्रेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सोशल मीडिया का इसमें रोल है। आप मूवीज़ की बात कर रहे थे तो पहले मूवीज़ भी तो लोग कम देखते थे ना। जी पहले कभी कभी घर में टीवी लगता था, चैनल्स भी कम होते थे। अब हर बंदे के पास एक प्रॉपर, उसके पास एक आवाज़ भी है उसकी, जी जी और उसके पास एक चैनल भी है और उसकी एक्सेस भी है जी जी उन सब चीज़ों तक जिन तक शायद हमारी नहीं थी, जी आजकल जी के बच्चों की हमारी है। अर्ली और एक जनरेशन फैशन में। सिंबल भी है। जी अब आजकल के जैसे बच्चे जो हैं वो वेप यूज़ कर रहे हैं, या मैं क्योंकि मैं खुद इधर एंटी ड्रग कमेटी के मेंबर भी हूँ सगुदा यूनिवर्सिटी में, जी जी तो जहाँ मुझे टाइम मिलता था, क्योंकि बल्क में बच्चे आते थे, तो मैं उनसे पूछती थी कि आप लोग क्यों स्मोक करते हैं। तो उसमें वो बहुत सारे फैक्टर्स बताते थे। उसमें स्ट्रेस का एलिमेंट भी है, उसमें अवेलेबिलिटी भी है, और उसमें ये भी है, एक ट्रेंड भी आ जाता है। और अगर आपका फ्रेंड स्मोकर है तो आप स्मोकर बन जाएंगे। यानी वही मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, वो कि कंपनी के सोसाइटी साथ- जैसी वो कंपनी हाँ में जी, बैठेगा जी उस तरह का हो जाएगा। बिल्कुल, वो इन्फ्लुएंस है। तो ये हमें ये एज ए कलेक्टिव मेजर्स करनी होंगी कि हम अपने बच्चों को एक सेहतमंद मुआशरा, एक सेहतमंद माहौल दे सकें। तो मैडम आप इस वक्त इस हवाले से क्या सजेस्ट करेंगी कि आम इंसानों को, चाहे वो देहातों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उससे नीचे प्राइमरी में हैं, टॉडलर्स हैं, नर्सरी हैं, सब के लिए कलेक्टिवली एक हेल्दी डाइट का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या पेरेंट्स अपना रोल नहीं पूरा अदा कर पा रहे, मुआशरा नहीं कर पा रहा, फार्मर नहीं दे पा रहे, मार्केटिंग सिस्टम ख़राब है, या मार्केट्स की कमेटी का उसमें रोल है? हम क्या करें, कैसे, कौन से मेजर्स हैं जिनको अडॉप्ट करके एक हम हेल्दी फूड के साथ फूड सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट इस अपने वतन अजीज़ को दे सकें? ये मैं आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम होम्स। जी सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि उसमें जो बच्चा दुनिया में आया है ना, जी उसको सबसे पहले मदर फीड चाहिए। उसके बाद उसको जो कॉम्प्लीमेंट्री फीड ऐड करनी है, उसमें मदर्स को भी प्रॉपर अवेयरनेस देनी चाहिए। और इसके हवाले से मेरे ख्याल है कि लेक्चर्स भी होने चाहिए कि आपने कौन सी फूड्स इंट्रोड्यूस करनी है। मदर्स क्या करती हैं कि बच्चों को एक बिस्किट पकड़ा देती हैं, या उनको कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड जो फूड्स हैं ना, वो देने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है कि आप जी। बच्चे को ये दे दें। उन्हें ये नहीं पता होता कि उसको प्रोटीन्स देनी है, उसको वाइटामिन्स देने हैं, उसको बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर मैं एक बड़ा क्वेश्चन करती हूँ, जो मेरे पास बच्चे आते हैं और मदर्स कहती हैं कि ये ना बाहर की चीज़ें बहुत खाता है। तो मैंने कहती हूँ कि क्या आपका बच्चा जॉब करता है, जी क्या इसके पास पैसे हैं? तो मदर्स बताती हैं कि नहीं, इसके पास पैसे नहीं है। तो फिर मैं कहती हूँ कि वो किसने इसको दिया? आपने खुद दिया। जी जी अगर आप उसको नहीं देते, और पहले 5-6 साल में मैं रिपीटेडली, पहले भी मैंने 1-2 जगहों पे बात की है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है। आपने जो पहले चंद सालों में बच्चे को खिला दिया, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो फ्यूचर में वही खाएगा। सही। वो ऐसा नहीं होगा कि वो बाद में चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि जो उसकी ज़ुबान को एक जायका लगेगा, जो उसको पता चलेगा कि मुझे ये खाना है, तो आप वो फूड, फिर उसके बाद बच्चों को आप स्कूल भेज रहे हैं तो आप होममेड उनको लंच दें। इसी तरह फिर बाकी ज़िंदगी में आप फूड को बैलेंस रखने की कोशिश करें। और ये आपकी इकोनॉमी के साथ भी जाता है। जंक फूड इज़ ऑलवेज एक्सपेंसिव। यस ऑफ कोर्स। तो आप कितने आराम से उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं कि आप बच्चे को हेल्दी फूड भी दें, और वो आपकी इकोनॉमी के साथ भी जाए, आपके घर के बजट के साथ भी जाए। फिर उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं और उनको समझाएं, उनको गाइड करें, उनको बार बार बताएं कि आप ये ले रहे हैं। अब ज़ाहिर है बच्चे जाके वहाँ पे कैंटीन में जाके कहें कि साथ वाला बच्चा ये ले रहा है तो मुझे भी ये लेना है। जी जी। सो आपके घर से वो चीज़ें शुरू होती हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को तो हम ज़ाहिर नहीं कंट्रोल कर सकते कि किस क्वालिटी की जो है वो फूड्स आ रही हैं, क्या हो रहा है। लेकिन घर से अगर आप उसको स्टार्ट करते हैं, आप एक हेल्दी चाइल्डहुड उसको दे देते हैं, जी तो डेफिनेटली वो आगे एक हेल्दी यूथ में जाके वो उसको अडॉप्ट करता चला जाएगा। नाज़रीन, हमारे लिए ये भी एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैडम अदब में भी माशाल्लाह बड़ा अपना मकाम रखती हैं, बड़ा अच्छा लिखती हैं, अच्छा बोलती हैं। तो मैडम, ये एक तरफ डॉक्टरी, मसीहाई, दूसरी तरफ अदब, तो आप इनके दरमियान कैसे बैलेंस रखती हैं? एक्चुअली डॉक्टर्स इंसान होते हैं, सबसे पहली बात ये। और प्रोफेशन आई थिंक ज़िंदगी का एक पार्ट है। उसके साथ आपके जो शौक़ हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं। मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मेरी पार्टिसिपेशन रही है।
और मैं क्रिकेट की प्लेयर भी थी। माशाल्लाह। मैं ये पोइट्री का तो खैर मेरा एक शौक़ था हमेशा से, और एफजे में मैंने बहुत सारी चीज़ों में इस हवाले से मैंने पार्टिसिपेट भी किया है। पढ़ाई के अलावा मेरे ख्याल है, मैं बल्कि बात करती हूँ कि पढ़ाई के अलावा मैंने बहुत कुछ किया है। पढ़ाई शायद मैंने पता नहीं कब की है, तो नहीं ऐसे थोड़ा डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर बनने के लिए एक एक्सटेंसिव स्टडी भी चाहिए। यही मैं पूछना चाह रहा था कि हमारे उन बच्चों के लिए पर्टिकुलरली जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं, यूनिवर्सिटी का टीवी देखते हैं, कि डॉक्टर एक एक्सटेंसिव स्टडी के साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में, अदब में, फ़न में, इन चीज़ों में भी आएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो होगी वो उससे कहीं ज़्यादा होगी जो सिर्फ एक पढ़ाई में या सिर्फ स्पोर्ट्स में या सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़ में, या इसके बिल्कुल अपोजिट कि आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, कोई रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, वट एवर इट में भी, तो आपने उसमें से अपनी ये फ़नून लतीफ़ा को बिल्कुल माइनस कर दिया। तो ये आपकी पर्सनैलिटी में वो मिसिंग एलिमेंट्स के तौर पे देखे जाएंगे। तो ये प्लीज़ फरमा रहे थे। जी, मैं उसमें यही बात कर रही हूँ कि एथलेटिक्स में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। अब ये एक्स्ट्रा करिकुलर जो है ये कुछ लोग बल्कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन इंसान के पास टाइम बहुत होता है। जब अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया ना, ये 24 घंटे का दिन रात का साइकिल है, उसमें आप कैसे टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं और उसका बेस्ट उसमें से लेते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो पर्सनालिटी ग्रूमिंग और ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। मैं ख़ुद अपने बच्चों को भी बल्कि ये बात करती हूँ कि हर वक्त जो है वो आप सिर्फ स्टडीज़ आपकी ज़िंदगी का गोल नहीं है। जी। आपको और भी चीज़ों की तरफ करना चाहिए। वो आपको पता चल जाता है, डिबेट्स में अगर कोई जाना चाह रहा है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है, तो पेरेंट्स को भी इनकरेज करना चाहिए जी। और ख़ुद जो है बच्चों को भी आपको उनके ट्रेंड का पता चल जाता है कि इनकी इस साइड पे इंक्लिनेशन है। सो मैंने तो ज़िंदगी में सब कुछ किया, माशाल्लाह, कोई चीज़ छोड़ी नहीं। माशाल्लाह। तो यही नाज़रीन हमारी ज़िंदगी का जो जैसे डॉक्टर साहबा फरमा रही थी कि हम अपने बच्चों को, अपने नौजवान नस्ल को यही मैसेज देना चाहते हैं कि खुशहाल ज़िंदगी का जो बुनियाद है वो सिर्फ़ उसके चाइल्डहुड से अच्छी ग़िज़ा, सेहतमंद लाइफ, हाइजीनिक कंडीशन को अडॉप्ट करना, सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेना, फूड सिक्योर रखना, अपने और अपने वतन की हमेशा खैरख्वाही के कामों में हिस्सा डालना, ये वो सारे फैक्टर्स हैं कि जो आपकी पर्सनैलिटी का कल को हिस्सा बनेंगे और आप एक मुफीद शहरी बन के वतन अज़ीज़ की खिदमत कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। देखते रहिए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा टीवी, फूड सिक्योरिटी विद डॉक्टर एजाज़ रसूल नूरका के साथ।